आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों को आज सरकार ने लिखित प्रस्ताव दिया, लेकिन किसानों ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने एमएसपी और मंडी सिस्टम पर जो संशोधन सुझाए वो किसानों के गले नहीं उतरे। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। 3 बिल हैं, वैध रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को पूरे देश के किसानों का अपमान बताया। वहीं लगे हाथ पूरे देश में नए तेवर वाले आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे वो जाम हो ही जाएगा। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्दी पूरे देश में फैल जाएगा। मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है और आम किसान जो गाँव में है वहाँ तक अपनी आवाज हम पहुँचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में। किसान नेताओं ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरे देश का शुक्रिया अदा किया, तो साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों की बजाय कॉरपोरेट की मदद कर रही है। कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही। बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मंगलवार की रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की औपचारिक बात के बाद बुधवार की सुबह सरकार ने किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए लिखित प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में सरकार ने एमएसपी को बरकरार रखने और मंडी सिस्टम को मजबूत करने की बातें की थी, लेकिन कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल प्रकाश के साथ कुंदन सिंह, सिंगू बॉर्डर, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, विपक्षी दलों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। भारत बंद में किसानों के साथ खड़े विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? राष्ट्रपति भवन से निकलते ही विपक्षी नेताओं की जुबानी तोप केंद्र सरकार की जानिब हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2-2 कहा कि मोदी सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ये कानून चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है। सिंगू बॉर्डर पर जब किसान नेता मोदी सरकार के प्रस्ताव पर मंथन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त विपक्षी दलों का ये प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहा था। इस प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीआर बालू शामिल रहे। सबने एक सुर में कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। मोदी सरकार ने किसानों का भरोसा खो दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में उसको वापसी को लेकर के विपक्ष का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से मिला। पूरे देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। कल सरकार और किसानों के बीच एक तरफ लगातार बातचीत चल रही है, सरकार प्रस्ताव दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि किसानों के समर्थक हैं, उनके प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं। गुजरात सरकार ने लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का प्लान तैयार कर लिया है। 4 चरणों में वैक्सीन लगेगी और सबसे पहले ये टीका कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी भी शुरू कर दी है और मार्च तक गुजरात में प्लांट भी बनकर तैयार हो जाएगा।
गुजरात में कोरोना टीका के स्टोरेज और वितरण के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर से गांव तक टास्क फोर्स बनाया गया है। टीकाकरण के लिए राज्य को 6 जोन में बांटा गया है, जिसमें हर जोन के लिए अलग स्टोरेज रूम तैयार किया गया है। 6 जोन हैं। 6 जोन में इसी तरह के वैक्सीन सेंटर, जो स्टोरेज सेंटर हैं, वो बनाए गए हैं और 25 लाख की क्षमता जो है वो इस वैक्सीन सेंटर की है। ऐसे अलग अलग सेंटर्स हैं और वहीं से वैक्सीन एक बार जमा करने के बाद पूरे जो इलाके हैं, तमाम जहां जहां वितरण करनी है, उन तमाम जगहों पर वितरित की जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के इंतजाम किए हैं। गुजरात के सभी 33 जिले, 248 तहसीलों में कोरोना टीके के स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। महानगर और जोन स्तर पर भी कोरोना टीका के स्टोरेज का इंतजाम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों तक टीका पहुंचाने के लिए 2189 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। टीके को कम तापमान पर रखने के लिए 2189 कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है। 47,796 वैक्सीन बूथ और 15,534 मेडिकल टीम तैयार की गई है। ग्रामीण इलाकों के लिए 169 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और 30 डीप फ्रिज की व्यवस्था की गई है। गुजरात सरकार ने सभी कोल्ड चेन प्वाइंट का तकनीक ऑडिट भी करा लिया है। राज्य सरकार के मुताबिक सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टरों, नर्सों के साथ वर्ग 3 और 4 के कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। जो हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो कोरोना के दर्दियों की सारवार में सीधे लगे हुए हैं, उनको पहली प्रायोरिटी में जो देने की बात हो रही है, उसकी व्यवस्था, उनके नाम, उनके एड्रेस सब हमने कलेक्ट कर ली है। राज्य सरकार के मुताबिक पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में होमगार्ड जवानों को वैक्सीन दी जाएगी, जबकि तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी में जो पुलिस, होमगार्ड और अलग अलग प्रकार के जो कर्मचारी हैं, जो कोरोना की कामगिरी में दूसरे तबक्के से जुड़े हैं, उनको वैक्सीन देनी है। तीसरा जो पार्ट है कि 50 साल की ऊपर की उम्र के सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं। इधर लग्जमबर्ग की मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन के फैसिलिटी का निर्माण करने जा रही है और मार्च तक गुजरात में इसका प्लांट भी तैयार हो जाएगा। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 4 दिन पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी वायरस से संक्रमित हो गए थे। खबर 4 दिन पहले की है, लेकिन अब भी लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे अनिल विज के पॉजिटिव होने का कनेक्शन वैक्सीन से नहीं है और न ही वैक्सीन में कोई कमी है। देखिए कैसे। 20 नवंबर को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को रोहतक के पीजीआई में तीसरे फेज की ट्रायल में कोरोना का टीका लगा। 15 दिन के बाद यानी 5 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने लिखा, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। जैसे ही ये खबर आई, सुनने वाले हैरान हो गए और ट्रायल के लिए इस्तेमाल होने वाले टीके पर भी सवाल खड़ा हो गया। लोग कहने लगे कि वैक्सीन फेल हो गई है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आपको बता दें कि अनिल विज को कोरोना होना और कोरोना का टीका लगना दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी कई वजहें हैं। पहली वजह, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को बॉडी बननी शुरू होती है, लेकिन अभी उनको सिर्फ एक ही डोज दी गई थी और दूसरी डोज देने से पहले ही वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए। यानी शरीर में एंटीबॉडीज बनने से पहले ही वो संक्रमण की चपेट में आ गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि टीका से उसका कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन का इसका कोई लेना देना नहीं। वैक्सीन लगे सिर्फ 14 दिन हुए हैं। वैक्सीन का इफेक्ट आने में कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडी बनने में। तो अभी तो सिर्फ 20 तारीख को लगा था और आज 5 ही तारीख हुई है, तो 15 दिन में तो एंटीबॉडी बनती नहीं। और दूसरी बात है, बूस्टर डोज के बाद ही बूस्टअप होती है इम्यूनिटी, और बूस्टर डोज इनको
मंत्री जी को 18 तारीख को लगनी थी। इनकी पहली डोज 20 नवंबर के लगी थी और सेकंड डोज अभी 18 दिसंबर को लगनी थी, लेकिन जो बॉडी का जो रिस्पांस होता है वैक्सीन के बाद तो एंटीबॉडी बनाने का, वो धीरे धीरे शुरू होता है और जो सेटिस्फैक्ट्री या एडिक्वेट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज हैं वो फर्स्ट डोज के 42 दिन के बाद ही बनता है। अनिल विज को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से विकसित की जा रही कोवैक्सीन की डोज दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री के पॉजिटिव होने के बाद भारत बायोटेक ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके द्वारा विकसित कोवैक्सीन वैक्सीन तभी प्रभावी होगी जब कोई व्यक्ति उसकी 2 खुराक लेता है। कोवैक्सीन की 2 डोज लेने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मंत्री विज ने अभी तक एक ही खुराक ली थी, इसलिए यह कहना गलत है कि कोरोना का टीका लेने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पॉजिटिव पाए गए और टीका फेल हो गया। दूसरी वजह, ट्रायल में वॉलंटियर को 2 तरह का टीका दिया जाता है, एक वैक्सीन होती है और दूसरा पानी होता है, लेकिन ये ना तो डॉक्टर को पता होता है और ना ही जिसे लगाया जाता है उसे पता होता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को वैक्सीन की जगह पानी लगाओ और इसे प्लासिबो कहा जाता है। तो होते जब भी कभी कोई ट्रायल किया जाता है तो उसमें एक तो दवा होती है और एक दवा की जगह जैसे स्ट्राइल वाटर, पानी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, एक वो होता है जिसका कि बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए कि कोई भी चीज कितनी असरदार होगी और इसका आगे क्या नतीजे निकलेंगे, तो हम किसी भी चीज को एक प्लेसिबो, उसको नाम दिया जाता है जो स्ट्राइल वाटर है। देश में वैक्सीन के ट्रायल के लिए कई सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें पुणे, हैदराबाद और रोहतक भी शामिल है। अनिल विज ने रोहतक में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था और इसीलिए उनके पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीन की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फेलियर हम किसी भी वैक्सीन का इसलिए नहीं कहते क्योंकि पहला डोज लगने के बाद अगली डोज अभी 28 दिन बाद लगनी थी और 42 दिन के बाद ही एंटीबॉडीज आती हैं। वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का परीक्षण और विश्लेषण सफल रहा है और अब तीसरे चरण का परीक्षण जारी है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बची पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन बनाने के दौर में भारत भी शामिल है। भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर देशवासियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। बता दें कि देश भर में 25,800 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। कमलप्रीत, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूद जारी है। इस अभियान के तहत प्रयागराज में पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के एक खास गुर्गे के आलीशान घर को जमींदोज कर दिया गया। महज चंद सेकंड में यह आलीशान मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इधर ये 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुआ, उधर धूल के गुबार ने आसपास के इलाकों को अपनी जद में ले लिया। मलबे में तब्दील हुआ ये आलीशान मकान हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद के खास गुर्गे मुबारक प्रधान का था, जिसे यूपी सरकार ने ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत ढहा दिया है। प्रयागराज में बनी ये इमारत अवैध थी, जिस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। इमारत को गिराने के लिए 5 बुलडोजर लगाए गए थे। पुलिस का भारी बंदोबस्त था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये कुख्यात अपराधी ग्राम प्रधान मुबारक का अवैध निर्माण है। अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है। हिस्ट्री शीटर है थाना करेली का। इनके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज में ये 3 फ्लोर का अवैध कंस्ट्रक्शन कराया गया था और ऐसा भी संज्ञान में आया कि कब्रिस्तान की भूमि पे तथा किसी अन्य लोगों की भूमि पे इनके द्वारा कब्जा किया गया था। उसकी भी जो लीगल सेपरेट प्रोसीडिंग्स होगी जांच करके वो भी की जाएंगी। यूपी सरकार के निर्देश पर यूपी में भू माफिया, गुंडों और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्तियों को ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। सिर्फ प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके 1.5 दर्जन गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। इसके अलावा बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और दिलीप मिश्रा सहित कई माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी गई है। इसी कड़ी में आज अतीक अहमद के खास गुर्गे और शूटर मुबारक प्रधान, जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनके आलीशान 3 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। ऑपरेशन नेस्तनाबूद जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।